जय हिंद साहब, स्वागत करते हैं आप सबका आज की इस कक्षा में। और ऐसा ही पेपर जो आपका हुआ था कलाम चैरिटी टेस्ट, उसके कुछ प्रश्नों का आज हम यहाँ हल करेंगे उसके कुछ प्रश्नों का। और आशा करता हूँ कि आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित्त, आनंदित होंगे, अध्ययनरत होंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। निराशा के इस दौर में भी संस्थान अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है। इस भय के माहौल में भी संस्थान की पूरी टीम कलाम, प्रबंधन, आईटी टीम, शिक्षक वृंद, सब के सब अपने कार्य के प्रति सावधानी रखते हुए, निष्ठा के साथ विद्यार्थियों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का बोध रखते हुए खड़े हैं। जब हम सुबह यहाँ पहुँचे हैं आज स्टूडियो, तो सर पहले से आए हुए थे, व्यवस्थाएं टेक्निकल देख रहे थे, विवेक जी आए हुए हैं। और रोड पे भी देखा तो एक भय का सा माहौल, कई दिनों के बाद आज गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठने का उत्साह भी है और भय भी है। लेकिन आप सब अपने घरों पर अपनी शिक्षा को बदस्तूर जारी रख पाएँ, अपने लक्ष्य की ओर सने सने उन्मुख हो पाएँ, आगे बढ़ते रहें। आपके मार्ग को प्रशस्त करने हेतु, आपके मार्ग को निर्देशित करने हेतु कलाम संस्थान आपके साथ खड़ा है। और ये कलाम चैरिटी टेस्ट जिससे प्राप्त पूरी राशि कोविड जो रिलीफ फंड है उसमें दी जाएगी। उससे पहले भी संस्थान तकरीबन 14 लाख रुपए की राशि दे चुका है। और ये इसका उद्देश्य ये था कि 1 महीने तक आपके भी 4 टेस्ट हो जाएं, रीट के भी हैं, आरएस के भी हैं, पटवार के भी हैं और आपके एसआई के भी हैं। ठीक है, 4 टेस्ट भी हो जाए और आपकी जो 100 रुपए की एक छोटा सा राष्ट्र के नाम पर जो योगदान है उसका एक सामूहिक स्वरूप, एक आपकी जो दान की पंखुड़ियाँ हैं वो मिलकर के एक बड़ा सा पुष्पगुच्छ बने। और वो पुष्पगुच्छ अपन आने वाली समस्याओं से जूझने के लिए राष्ट्र को अपने कर्तव्यों का बोध रखते हुए प्रदान करें, भेंट करें। इसी भाव के साथ ये चालू किया गया है। तो संस्थान की पूरी टीम को व्यक्तिशः में मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि ऐसी सुंदर परिकल्पना उन्होंने की। आप सब पधारे जी, नमस्ते, सबका स्वागत है। बिना वक्त को जाया किए हुए हम आरंभ करते हैं। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इस पूरे वातावरण में, इस निराशा के पूरे वातावरण में बहुत से विद्यार्थी अपने अध्ययन से दूर भी जा चुके हैं, पता चलता है उपस्थिति को देख करके। ठीक है, और जैसे मैं व्यक्तिशः भी प्रश्न भेजता रहता हूँ। ठीक है, तो पहले का जो रेशियो था और आजकल का जो रेशियो, उसमें काफ़ी अंतर आ चुका है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी कमज़ोर पड़े हैं। लेकिन ध्यान रखिए, परीक्षा माना विलंब से हुई है, पूरा समूचा संसार त्रस्त है, बहुत सी चीज़ें आगे पीछे हो गई है, लेकिन परीक्षा तो एक ही बार होनी है। आपको विजयश्री की माला अपने गले में लानी है या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। और मैं हमेशा कहा करता हूँ, जब सारी दुनिया विश्राम कर रही है उस समय जो तपस्या कर रहा है वह विजयी होगा। इस भाव को भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, हालांकि प्रश्न पत्र ऐसा ही कलाम चैरिटी टेस्ट का है, लेकिन रीट और पटवार वालों को भी मैं कहूँगा वो भी तीनों जो प्रश्न पत्र चले, आरएस को छोड़ करके जो तीनों चले, हिंदी विषय के लिए कह रहा हूँ, तीनों हल करें। संधि तीनों में है, समास तीनों में है, उपसर्ग तीनों में है, प्रत्यय तीनों में है। ठीक है, और रीट का और एसआई के सिलेबस में तो तकरीबन 70% साम्यता है। तो जो चीज़ें सेम है व्याकरणिक दृष्टि से वो आप हल करें। इसमें एसआई पेपर में 100 प्रश्नों का हल हो जाता है। ठीक है, आपके रीट के प्रश्न पत्र में तो मात्र 15 प्रश्नों का व्याकरण का ही हल हो पाता है और आपके 14 प्रश्नों का पटवार में हो पाता है। तो अधिक से अधिक अभ्यास करें और परीक्षा की तिथि की घोषणा भी शीघ्र आपको मिलेगी, ऐसे हम आशा करते हैं। और आज के इस प्रश्न पत्र का हल अपन आगे बढ़ाते हैं। 100 प्रश्नों का ये संकलन रहता है इसमें एसआई परीक्षा में। तो हम 50-50 के 2 भागों में इन्हें हल करेंगे। 50 हम आज देखेंगे और 50 कल। अभी तक सबको मालूम भी नहीं था, तो धीरे धीरे सब लोग इस बात से अपने मित्रों को भी आगाह कर दें। ठीक है, हाँ, नमस्कार, सबका अभिवादन स्वीकार करता हूँ। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी, खुश रहिए, आगे बढ़ते हैं। एक एक प्रश्नों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्रश्न आपके सम्मुख है। ठीक है, प्रश्न प्रथम, किसी शब्द की संधि सही है? किस शब्द की संधि सही है?
4 विकल्प हैं। नारी धन उचित, नारी उचित, राशि धन अंतरण, राशांतरण, प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर, गुरु धन आदेश, गुरुवादेश। ठीक है, इसका तुरंत जो है ना आप उत्तर बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तुरंत बताइए किस शब्द की संधि सही है, यहां सही पूछा गया है। ठीक है जी, रीट लेवल 2 वाले भी ठीक है, यही प्रश्न आपके भी वही मिलेंगे। ठीक है, नाम अलग है कि वो ऐसा ही है, ये बाकी व्याकरण समान ही रहनी है। आपके उत्तरों की प्रतीक्षा में वही गति बनाइए जो आज के 3 महीने पहले थी आपकी, वही भाव होना चाहिए। पहला उत्तर मंजू ने दिया है, फिर रघुवीर सिंह ने दिया है साधु साधु। हाँ, साधु साधु कहे हुए ही बहुत दिन हो गए, गुरु धन आदेश, गुरुवादेश, ये सही होगा। क्योंकि नारी धन उचित का तो क्या हो जाएगा, नारी उचित हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। राशि धन अंतरण का राश्यंतरण हो जाएगा, राश्यंतरण हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिधन उत्तर का प्रत्युत्तर हो जाएगा। यहाँ गुरु धन आदेश का गुरुवादेश। उदाहरण चारों यण के हैं, लेकिन इन 3 में त्रुटियां हुई हैं और यह एकदम सही है, जो बहुतेरे विद्यार्थियों ने सही दिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? पिछली बार सही पूछा था, इस बार गलत पूछा है, और एक प्रश्न में 4 प्रश्नों का। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे मैं यहाँ अपने कलाम के पेपर बनाने वाली टीम को भी यहाँ सार्वजनिक तौर पे साधुवाद देना चाहूँगा। हम स्वयं जो है ना घरों पर थे, लेकिन इन लोगों ने बड़े मनोयोग पूर्वक ये पेपर तैयार किए हैं और एक स्टैंडर्ड के साथ हमने तो अंत में जो हिंदी के प्रश्न पत्रों की बात करूं तो अंत में केवल प्रूफ रीडिंग मात्र, दृष्टि मात्र डाली है अंत तक, जो मुझे तो अभी तक पूरे प्रश्नों का भान भी नहीं है क्या आने वाले हैं। ठीक है, टीम जो है उसने पूरे प्रश्न पत्र तैयार किए। ठीक है, इसके लिए यहाँ सार्वजनिक तौर पर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष में उनको भी साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि विद्यार्थियों के प्रति उनकी निष्ठा जो है सम्माननीय भी है और सराहनीय भी है। प्रश्न संख्या 2, उत्तर आ चुका है ए, उत्तर आया है ए, निर्मला दे रही है बी, हिटलर बाबू दे रहे हैं सी, क्या बात है। अनुराधा कंवर दे रहे हैं 4 नंबर। देखिए किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? पितृधनाज्ञा सही है, सूर्य धन ऊष्मा, ने धन अन्न सही है, बीज धन अंकुर सही है, ने धन अन्न सही है, लेकिन ऊष्मा में ऊ दीर्घ आता है, इसलिए यह गलत हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। भाई इस बार क्या पूछा गया था, किसमें संधि विच्छेद गलत है? तो सूर्य धन ऊष्मा ऊ दीर्घ आएगा, बाकी तीनों सही हैं, लेकिन इसमें त्रुटि हुई है। तो ये देखो परीक्षा करीब थी, तकरीबन आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। ये प्रश्न पत्र आपके ऐसा काम करेंगे कि पूरे के पूरे इस पाठ्यक्रम को रिवाइज्ड करवा देंगे, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी इस कोविड कालखंड में विस्मृत कर चुके हैं, तो पूरा की पूरी तैयारी हो जाएगी। किस शब्द की संधि सही नहीं है? प्रश्न संख्या 3। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, किस शब्द की संधि सही नहीं है? बताइए किसकी सही नहीं है? मैं भी देखता हूं और आप भी देखते रहिए किसकी सही नहीं है। बोलिए महाराज, किस शब्द की संधि सही नहीं है? उत्तर की प्रतीक्षा में। बोलो किसकी सही नहीं है? विकल्पों के आधार पर उत्तर दीजिएगा। हरिराम बाबा ने उत्तर दिया है ए, महेंद्र बाबू बी, राजू दे रहे हैं ए, ठीक है, रघुवीर ए, पवन ए, मयूर, रक्षिता, पवन, हिटलर, मंजू ए। तो इसका उत्तर ए ही होगा। विकल्पों के आधार पर उत्तर देने की मैंने बात कही थी। हालांकि हम जब संस्कृत विषय की बात करें तो शरद धन शशि सही माना जाता है, लेकिन यहाँ वाक धन जाल वाकजाल, सत धन मार्ग सन्मार्ग, प्रतिधन स्थान प्रतिष्ठान, तीनों में किसी द्वंद्व की संभावना ही नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसमें हम हिंदी के अंदर प्राय जो है ना शरत धन शशि पढ़ा करते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अपने को ऐसे लग रहा है विवादास्पद सा, बाकी तीनों तो कंफर्म है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, साधु साधु, बहुत से विद्यार्थियों ने सही किया। आगे बढ़ते हैं जी। देखिएगा किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? देखिए कितने प्रश्न, पूरी संधि रिवाइज हो जाएगी भाई। 3 प्रश्नों में 12 प्रश्न हो चुके और ये 16 प्रश्न, 4 प्रश्न सामने। बताइए किसका संधि विच्छेद सही नहीं है?
गीत धन अवली, काम धन अयनी, कुश धन आशन और मूर्धन आरी। किसका संधि विच्छेद गलत है? और मैं तो यह भी कहूंगा कि मन ही मन आप यह भी चिंतन करते रहें कि किसमें कौन सी संधि है। हालांकि यह चारों उदाहरण तो दीर्घ संधि के ही हैं, लेकिन फिर भी तुरंत उत्तर दीजिए, संख्या भी बढ़ती जा रही है और अब आज से सबको पता भी चल जाएगा धीरे धीरे। हाँ, कल से चालू हो गया था ये सॉल्यूशन, कल अपने विवेक सर की और अपने सुनील जी सर के कक्षा हुई थी, ठीक है। हाँ जी, इसमें उत्तर दिया है डी, और रघुवीर सिंह, मयूर और रक्षिता और रेखा, पूजा, इनका उत्तर सही है। बाकी विद्यार्थियों ने त्रुटि कर दी है। देखिएगा इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा। मूर्धन आरी नहीं होता, मूर्धन अरी होता है। और अरी शब्द का अर्थ क्या होता है, शत्रु। तो मूर अरी, मूर के शत्रु हैं जो कौन, भगवान कृष्ण है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। तो मूर के शत्रु, अरी मानी शत्रु। और यहां शब्द देखिएगा, यदि हम अरी में मात्रा बड़ी लगाते हैं तो अरी का अर्थ क्या होता है, संबोधन। जैसे कोई अपनी सखी को कहे अरी यहां आना, तो अरी, ठीक है। और यदि हम ये जो आरी लिखा हुआ है इसका अर्थ होता जिद। क्या होता है, जिद। और यदि इसमें मैं मात्रा बड़ी कर दूं तो इसका अर्थ होगा काटने का औजार। हाँ, शब्द सम्मोचारित भिन्नार्थक शब्द जिनको आप शब्द युग्म कहते हैं, जिनके उच्चारण में साम्यता प्रतीत होती है लेकिन अर्थांतर दृष्टिगत होता है, ठीक है। और यहाँ गीतावली, अवली मानी पंक्ति होता ही है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का बड़ा महाकाव्य जिसे हम कह सकते हैं। कुशासन, योग ऋषि जिस पे बैठ करके योग करते हैं, ध्यान करते हैं, तप करते हैं, कुश घास का जो बना हुआ होता है उसको कुशासन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। और योग की बात आई तो हम आपको कहेंगे करो योग रहो निरोग, ठीक है। अक्षौहिणी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 4 विकल्प है। हाँ, कई बार मैं हमेशा कहा करता हूं आपको कि संधि के विकल्प उत्तर गलत करवाते हैं, सही नहीं करवाते हैं, ये ध्यान रखना। तो अक्षौहिणी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आप हमें बताइए। प्रश्न संख्या 5। जी सची, रीट का सॉल्यूशन भी आएगा और ये पाठ्यक्रम में आपके भी है, भले उसमें रीट लिख दो, भले ऐसा ही लिख दो, पटवार संधि तो आपके भी है, ठीक है। तो आप चिंता न करें, क्रमबद्ध तरीके से सब हल होते रहेंगे, आप चिंता न करें। और इसका उत्तर जो है ना आया है, सबसे पहले उत्तर इसमें दिया है कमलेश ने, बी, फिर मोना, रघुवीर और हिटलर बाबा गलत हो गया अभी आपका, ठीक है। और मयूर, राजू, रक्षिता, निर्मला, पूजा, जशवंत, रेखा, बी, अक्षधन ऊहिनी, अक्षौहिणी, अक्षधन ऊहिणी। अरे आपको एक नियम हमने बताया था, विस्तार तो उसका कक्षा में बहुत विस्तार, उसके बारे में बहुत नई चीजें हमने बताई थी। री र और मूर्धन्य श के बाद न हो तो न का अण हो जाता है, ठीक है। और उसके बीच में कै वर्ग, पै वर्ग, यवल है या स्वर हो तो ही न का अण होता, अन्यथा नहीं होगा, ये हमने बता रखा है। तो क्षय में मूर्धन्य श है, उसके उपरांत न है तो न का अण हो गया, ठीक है। और ये गुण का अपवाद है, ये वृद्धि के भीतर आता है, ठीक है। और यदि मैं संस्कृत की बात करूं तो महर्षि कात्यायन ने एक वार्तिक लिखा है, अक्षा दुहिनाम उपसंख्यानम, अक्ष शब्द के पश्चात उहिनी आए तो अक्षोहिणी बनता है। तो यहाँ औ बना है, और औ की कौन सी संज्ञा होती है, औ की वृद्धि संज्ञा होती है। तो यह कौन सी संधि का उदाहरण माना जाएगा, वृद्धि का। यहां बहुत से विद्वान गलती कर देते हैं, बहुत से विद्यार्थी तो स्वाभाविक कर देते हैं अनुकरण करते हुए, ठीक है। और बहुत सी गाइड्स में त्रुटि आती कि यहाँ संधि कौन सी की जाए। तो आप एक बात का ध्यान रखना, यदि आपको अक्षधन ऊहिनी दिया हुआ है और आपने इसका क्या बनाया है, अक्षौहिणी बनाया है, तो भले विकल्प में गुण हो, आपको वृद्धि ही करनी है। क्यों? संधि है क्या? संधि मेल के कारण होने वाला विकार है। यहां ए और उ का मेल हुआ और ए और उ के मेल से यहां बना क्या, ए और उ के मेल से यहां औ बना, औ। तो अदेंग गुण है, अत एंग च गुण संज्ञ है शात, महर्षि पाणिनि ने लिखा। तो ए ओ, इन 3 स्वरों को गुण कहते हैं, मैं लोकल भाषा में बात करूं, ठीक है। आ, आई, औ, इन 3 स्वरों को वृद्धि कहते हैं।
तो साहब इन 3 स्वरों का नाम गुण है, इन 3 स्वरों का नाम वृद्धि है। यहां हुआ क्या है? औ, तो औ तो वृद्धि कहलाता है, तो यहां वृद्धि संधि होगी, ये ध्यान रखना। अक्षधन ऊहिणी अक्षोहिणी। ठीक है। अब कुछ विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न आता है कि गुरुदेव जब हमें इसका संधि विच्छेद करना हो तो क्या करें? तो पहली बात, संधि कहते किसे हैं? तोड़ने को संधि नहीं कहते हैं, संधि जोड़ने को कहते हैं। ठीक है, तो जोड़ने की स्थिति में यहां औ हुआ है तो ये वृद्धि में माना जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। और यदि मैं यहाँ व्याख्या करूं, कोई नूतन विद्यार्थी हो, नए विद्यार्थी हो, कक्षा के विद्यार्थियों को तो मालूमात है अक्षोहिणी कहते किसे हैं। अक्षोहिणी एक चतुरंगिनी सेना को कहते हैं, ऐसी सेना जिसमें 4 अंग होते हैं। तकरीबन यदि मैं कुल संख्या की बात करें, अधिक वक्त लग जाएगा, अभी अपन 5वें प्रश्न में ही पहुंचे हैं। ठीक है, 2,18,700 इकाइयां जिसमें होती है, जिसके अंदर आपके हाथी भी हैं, जिसके अंदर आपके रथ भी हैं, जिसमें आपके घुड़सवार भी हैं, जिसमें एक आपके 1,09,350 या 850 के तकरीबन पैदल सैनिक भी है, 65,610 शायद आपके जिसमें घुड़सवार है, 21,870 शायद ऐसा उसका फिगर रहा होगा, मेरे ध्यान में है, कम आ रहा है। ये दोनों हाथी भी इतने और रथ भी इतने, कुल मिलाकर के 2,18,700 होते हैं। ठीक है, उस सेना को अक्षोहिणी सेना कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं हुई है? बताइए, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं हुई है? जी, नए विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं, सुप्रभातम, स्वागत है। इसमें विसर्ग संधि किसमें नहीं है बताइए? 4 विकल्प है, तुरंत आप उत्तर दीजिए। मौसम खराब है, जल्दी करवाएं जी। फिर से रजिस्ट्रेशन हो सकता है क्या? नैन्सी पूछ रही है, ये तो मुझे भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, बताइए किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं हुई है? उत्तर दीजिए। मयूर ने सबसे पहले उत्तर दिया सी, जी। महोदय में गुण संधि है, महाधन उदय, बाकी तीनों आपके विसर्ग के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? अब 7-8 प्रश्न अपन समास के देखेंगे। ठीक है, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है बताइए तुरंत। सब इंस्पेक्टर का पेपर देखो 2022 के आरंभ में। ठीक है, बड़ी परीक्षा है, बड़ा वक्त भी लगेगा। जीके आरएस के बराबर है, 200 अंक की हिंदी है, तैयारी करते जाइए। अब 7वें का उत्तर बताइए। प्रश्न संख्या सामने लिख करके उत्तर लिख दिया करो, आपकी गति है, चैटिंग में तो आप माहिर हो। हाँ बताइए, तुरंत बताइए जी। विशु गुड मॉर्निंग। बी कृष्णार्पण, साधु साधु भाई। सीता तप, शीत और आतप, जलवायु, जल और वायु, सुरासुर, सुर असुर, सुर और असुर, सुर असुर आदि, जलवायु आदि, शीत आतप, शीत और आतप। ठीक है, तो हम द्वंद्व के अंदर इनको ले सकते हैं। मान लीजिए किसी को, मैंने दोनों इनके अलग अलग प्रकार के विग्रह बोले, मान लीजिए किसी को वैकल्पिक द्वंद्व है, किसी को समाहार द्वंद्व, इतर इतर द्वंद्व का बोध नहीं भी हो, भले वो आदि जोड़ करके मस्तिष्क लगाए, भले वो और जोड़ के लगाए, मान लीजिए, हालांकि मालूम होना चाहिए। लेकिन कृष्णार्पण, कृष्ण और अर्पण नहीं हो सकता। मैं सीधा तरीका बता रहा हूं, देसी तरीका। ठीक है, कृष्ण और अर्पण का तो कोई अर्थ ही नहीं आ सकता, तो द्वंद्व नहीं है, बस इतना। बाकी जब द्वंद्व हम पढ़ेंगे तब इसके तीनों भेदों का वर्गीकरण वहां देखेंगे। मान लीजिए भले उसको नहीं पता हो इसमें इतरेतर है या समाहार है या वैकल्पिक है। शीत और आतप, जल और वायु, सुर और असुर, मान लीजिए और ही लगा दिया उसने। ठीक है, और मान लीजिए उसने इसको समाहार में ले लिया, सुर असुर आदि, जल वायु आदि, शीत आतप आदि, हालांकि ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए नहीं पता, लेकिन कृष्ण और अर्पण तो नहीं हो सकता, कृष्ण अर्पण आदि भी नहीं हो सकता, कृष्ण या अर्पण भी नहीं हो सकता। ठीक है, पता नहीं है तो भी पहुंचा जा सकता उत्तर तक। तो संख्या 7 का उत्तर क्या होगा? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है बताइए? अव्ययीभाव का उदाहरण कौन सा है? यावत जीवन, नीलकंठ, दीप शिखा, सप्तर्षि। बताइए 8वें में बताइए, 8वें में बताइए। निम्नलिखित में अव्ययीभाव समास किसमें है? बोलो। निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास किसमें है? फटाफट बोलिए जी।
सही बात, यावत जीवन में अविभाव समास है और ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? जरा ध्यान पूर्वक देखिए, रीट के भी जितने विद्यार्थी हैं आलसी न बन करके सभी प्रश्नों का हल करें। ठीक है, क्योंकि 15.5 लाख में से 31,000 आलसी लोग नहीं आएंगे, ये याद रखना। निम्न में से किस सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है? गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद, रसोई घर, रसोई का घर, राजमाता, राजा की माता। तुरंत बताइए कौन से में सही नहीं है? ठीक है, तुरंत उत्तर आ गया है जी। बताइए 90 में बताइए, 90 प्रश्न में बताइए। सी सही उत्तर, रसोई के लिए घर होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा रसोई घर में, रसोई के लिए घर। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है? किस समास में विशेषण विशेष्य होता है और किसमें उपमेय उपमान होता है? बताइए। ये तो बड़ा सीधा सीधा प्रश्न है, आपने तुरंत अपने मन में सोच भी लिया होगा। कर्मधारय समास है, विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान कौन से समास में होता है? कर्मधारय समास में होता है। क्या बात, साधु 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 साधु। आइए देखिए, अपादान तत्पुरुष समास का इनमें से कौन सा उदाहरण है? अपादान तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है? प्रश्न संख्या 11 जी। अपादान तत्पुरुष का कौन सा उदाहरण है? अपादान बोलो। पंचमी भयेन, भय भीत, भीत भी रीति वाच्यम, अपादाने पंचमी। जी भाई सा, सुनीता भाई सा, आशा, संदीप, पूजा, विकास, अनिल, सुनीता। ठीक है, तुरंत अपादान का लोकोत्तर। अरे वाह, क्या बात है। चलो तो फिर मुझे एक चीज और बताओ, बाकी की जो 3 उदाहरण हैं उसमें बताइए कौन सा होगा? खुश रहिए अनुसुईया, खुश रहिए, ईश्वर खुश रखे। ये जो बी सी डी है, इनमें कौन सा तत्पुरुष होगा? चलो बताइए भाई। जब अध्ययन ही करना है तो पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, उसमें जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। घर पे बैठे बैठे पूरे दिन यूट्यूब पे बेवजह की चीजें देखने के बजाय ये संस्थान कर रहा है तो इसका पूर्ण आप लाभ लेवें। तुरंत बताइए, तुलसीकृत रत्न जड़ित मेघाच्छन्न में कौन सा समास होगा? आपकी पूरी की पूरी व्याकरण रिवाइज हो जाएगी यहाँ बोर्ड पे, आप में कॉन्फिडेंस हो रहेगा। कर्ण तत्पुरुष, क्या बात है राजू, दीपक, हिटलर। हाँ, कर्ण तत्पुरुष एकदम सही उत्तर, कर्ण तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इधर देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, कर्ण सबका सही उत्तर था, साधु साधु। अब ये बताइए किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? और जब भी हम उपसर्ग पढ़ाते हैं तो पहला उपसर्ग अन ही पढ़ाते हैं, और अन, अनु और अन जिसमें न हलंत नहीं होता, इनमें जो भेद हो, विभेद करने का तरीका भी अपन देखते हैं उस समय। तो आप तुरंत बताइए यहाँ अन का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? बोलो, तुरंत बोलो। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 है। अन उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? 12 में ए हरिराम सबसे पहले सही उत्तर, सुनीता नागर एकदम सही उत्तर। नहीं है उत्तर सही, गड़बड़ कर दिया आपने। बी होगा, ये बी वाले जितने भी हैं उनका सबका सही है अनुयायी। अनुयायी में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ, बाकी सब में अन है। अन धन उपमा, हाँ, अन धन अर्थ और अन धन उर्वर, अनुर्वर, तीनों में अन है और इसमें अनु उपसर्ग है। आगे बढ़ते, बी होगा इसका उत्तर। ठीक है, इधर देखो प्रश्न संख्या 13, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बोलो, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बोलो, प्रश्न संख्या 13, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बदबू, आत्मबल, पत्रिका, अपकार। और ये उत्तर तो
जहां तक संभावना सबका सही आने की है, पत्रिका में कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सुनीता वैसा नाम तो ले लिया, उत्तर देने का कमेंट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले उत्तर दीजिए, स्वतः नाम आएगा। निम्न में से किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ध्यान पूर्वक देखिए। अब देखो किसमें प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सॉरी। अब यहां थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा, इसलिए थोड़ा सा चिंतन करना। देखो इन दोनों में तो हो ही नहीं सकता, प्र है ही नहीं। प्रतीति में भी प्र दिख रहा और प्रार्थी में भी प्र दिख रहा है। इसमें प्र उपसर्ग किसमें है, जरा सोचिए। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14, किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रतीति में भी प्र प्रतीत हो रहा है और प्रार्थी में भी प्र दृष्टिगत हो रहा है। संजय बाबू, पराक्रम में तो यार परा है, इसमें पूछा है प्र का प्रयोग किसमें हुआ है। ठीक है, डी एकदम सही उत्तर, डी एकदम सही उत्तर, प्रार्थी। भाई प्रार्थी में प्रधन अर्थी होता है, प्रार्थी में प्रधन अर्थी होता, प्रतीति में तो प्रतिधन इति होता, प्रति उपसर्ग है। प्रतीति में तो प्रति उपसर्ग है, प्रार्थी में प्र होगा, तो इसका उत्तर कौन होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा, सॉरी। अगला प्रश्न देखिए। किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? पुनर्वलोकन, पर्यावरण, अंतश सलीला, सोदाहरण। अच्छा प्रश्न है, ध्यान पूर्वक कीजिएगा। किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना। महानुभाव याद है, एक बार टेस्ट में मैंने ऐसा ही प्रश्न दिया था रीट वालों को और फिर त्रिकिटधा हो गया था। ठीक है, तो दो से अधिक किसमें है? दो से अधिक, दो नहीं पूछा है। हाँ, आत्म शब्द का रघुवीर उपसर्ग की तरह प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर लेते हैं कई बार, जैसे आत्मानुभूति है, आत्मबल है, ऐसे। 15 है, कर दिया गलत। मुझे ऐसा ही पता है आपको, भीड़ फैल होती है, पास होने वालों की संख्या कम होती है। मैं कह रहा हूं, खुश रहिए भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें दो से अधिक पूछे, दो नहीं पूछे, उसके उपरांत भी आप त्रुटि कर रहे हैं। इसका उत्तर डी होगा। कई विद्यार्थियों ने एकदम सही उत्तर दिया। अरे ऊपर वाले में तो केवल दो ही है, पुनर्धन अव, इसमें दो पूछे हैं या दो से अधिक पूछे हैं? दो से अधिक पूछे हैं। सोदाहरण में दो से अधिक है, सैधन, उत्तधन, आधन, हरण। तो इसमें तीन हो गए ना, तो उत्तर कौन हो गया? डी हो गया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सही सुमेलित कौन सा है? उपसर्ग का ही प्रश्न है, सही कौन सा है? यहां शब्द लिखा हुआ है, उसके सामने उपसर्ग लिखा हुआ है, तो कौन से में सही लिखा हुआ है आपको ये देखना है। बताइए। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16। अब आपने एक चीज नोट की, प्रश्न संख्या 15 जो है ना, 70% विद्यार्थियों का गलत हो गया। मेरे कहने के उपरांत भी मैंने संकेत कर दिया था कि यहां ये त्रुटि आप न कर बैठे, उसके बावजूद भी हो गया। इससे आप ये चीज समझ सकते हैं कि परीक्षा में फेल क्यों होते हैं। बताइए। प्रश्न संख्या 16, योगेश बाबू, हरिराम और संजय ने उत्तर दिया है डी, और एकदम सही उत्तर दिया है वह वी धन अय। देखो संधि जब आती है ना, तो आपका उपसर्ग सही ही हो जाता है। ठीक है, अब आप कहोगे स्वागत में क्या होगा गुरुदेव? तो स्वागत में तो सूधन आगत होता है, और अवेतनिक में अ उपसर्ग है, अवेतनिक में अ उपसर्ग है, अ धन वैतनिक। वेतन शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने से वैतनिक बना है, तो इसमें अब उपसर्ग नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, आगे बढ़े। वे के अंदर वी उपसर्ग होगा, वे के अंदर वी उपसर्ग होगा, ये एकदम सही था। आगे बढ़ते हैं। ई प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। अब प्रत्यय के प्रश्न है कुछ, देखना। ई प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। कौन से शब्द में ई प्रत्यय नहीं है? बोलो, देखो तुरंत फटाफट। खुश रहिए निर्मल बाबू, खुश रहिए। कौन से में ई प्रत्यय नहीं है? गर्मी, गरम,
में ई जुड़ने से गर्मी, चोर में ई जुड़ने से चोरी, सफेद में ई जुड़ने से सफेदी, लेकिन बुरा में आई जुड़ने पर बुराई बनता है, तो इसमें बुराई में आई प्रत्यय है, ई प्रत्यय नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऐसा शब्द छांटिए जिसमें उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो, बताइए क्या होगा? इनमें से किस शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, बताइए। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तुरंत बताइए। सी जी नहीं। 18 नंबर में बी सबसे पहले रघुवीर ने दिया है, ठीक है, रघुवीर ने दिया स्वाधीन। स्वाधीन में स्व धन अधि धन इन, तो उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, ठीक है, तो इसका उत्तर स्वाधीन होगा। क्या बात है, साधु 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 साधु। प्रश्न संख्या 19, कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? करवाया हुआ कक्षा के अंदर, बड़ा अभ्यास करवाया, इसके तो कई शब्दों का अभ्यास करवाया है। देखिए, तुरंत देखिए, कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? प्रश्न संख्या 19, और इसके उत्तर के लिए मैं इंतजार करूंगा, ठीक है। कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बोलो। ठीक है, 19 में क्या बात है, क्या बात है लोकेंद्र, रघुवीर, संजय, हरिराम, ठीक है, आपका उत्तर एकदम सही था, एकदम सही। कई विद्यार्थियों ने त्रुटि कर दी है, ठीक है, इसमें ए होगा। अरे भाई, कुरु शब्द में ए प्रत्यय जुड़ने पर कौरव बनता है, तो ए कैसा प्रत्यय हुआ? ए अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय हुआ। अपत्यवाचक क्यों? संतान का बोध करवा रहा है। तद्धित क्यों? क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित और क्रिया में जुड़ने वाले कृत कहलाएंगे। तो पूरी पुनरावृत्ति हो जाएगी, आपने जो कुछ पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है। इधर देखिएगा, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? किस विकल्प में सभी शब्द जो है तत्सम है? यहां एक प्रश्न आपके सामने आया है, तुरंत आप बताइए भाई, चारों में से तत्सम शब्दावली किसमें है? तत्सम शब्दावली किसमें है? तत्सम शब्दावली किसमें है? तुरंत बताइए। हाँ, कुरु प्लस ए हो गया शिव बाबू। अगला प्रश्न देखिए, अब तत्सम शब्दावली किसमें है? बोलो। 20 में ए होगा जी, सही प्रश्न, सही उत्तर। काक, धरणी, प्रकट, ठीक है, ये होगा। अरे इसको पहचानने का बड़ा सुंदर, मीत नहीं होता, मित्र होता है, सूरज नहीं सूर्य होगा, ठीक है। रेलगाड़ी, ये तो देसी शब्द है, तो बड़े आसानी से हमने जो ट्रिक बताई थी ना तत्सम तद्भव पहचानने की, उससे भी हो रहा है ये, ठीक है। बारिश हो रही है, अच्छी बात है जी, हाँ, बारिश। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? बताइए, हमारा स्थानीय देशज शब्द इनमें से कौन सा है? निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? बोलो। देसी शब्द कौन सा है 21 में? तो ये तो अपने को सीधा सीधा झगड़ा देसी शब्द है, अपना स्थानीय शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इनको भी पढ़िए, इसका भी प्रश्न आता है। निम्न में से तद्भव शब्द नहीं है, बताइए इनमें से तद्भव कौन सा नहीं है? प्रश्न संख्या 22, इनमें से तद्भव शब्द नहीं है, बोलो क्या नहीं है? बड़ा अच्छा तरीका, मैंने जो ट्रिक बता रही उससे भी बता रखी है, उससे भी हल हो रहा है ये, ठीक है। प्रश्न संख्या 22, हाँ 21 तो सबका सही हुआ, साधु साधु। अब 22 बताइए, ठीक है। 22, तद्भव शब्द नहीं है, कौन नहीं है? पाषाण। आपको एक मैंने ट्रिक बताई थी,
री, मूर्धन्य श और अणय, ये यदि किसी शब्द में आए तो वो हमेशा तत्सम होता है। पाषाण, मूर्धन्य श आया है सीधा सीधा, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा, घोड़ा शब्द का तत्सम रूप होगा, घोड़ा का तत्सम रूप क्या होगा? जो शब्द है घोड़ा, उसका तत्सम शब्दावली में रूप क्या होगा? बोलिए। ये तो आप घोड़े के पर्यायवाची भी याद करते हैं तो आपको ध्यान रहेगा, घोटक, बाजी, सैंधव, हरि, हाँ, तुरंग। कुरंग क्या होता है? हरिण। कुंजर क्या होता है? हाथी। और तरंग मानी लहर। तरंग, तुरंग, कुरंग, कुंजर समान से लग रहे हैं लेकिन अर्थ में वैभिन्न है। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न संख्या 24, निम्न में से विदेशी मूल का शब्द नहीं है। प्रश्न का मतलब क्या है? इन चारों शब्दों में से विदेशी कौन सा नहीं है? तुरंत बताइए, विदेशी कौन सा नहीं है? ये तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं आप, थोड़ा सा चिंतन करके ही, ठीक है। हाँ, 23 एकदम सही, क्या बात है, साधु साधु। अब तो 24 देखिए, आज आपके धैर्य की परीक्षा भी है कि इतने लंबे प्रश्न पत्र में लगातार आप रुक करके इतने प्रश्नों को हल कर रहे हैं। यदि मैं जानता हूँ अधिकांश विद्यार्थी रीट के भी होंगे, पटवार के भी होंगे, लेकिन ये आपके धैर्य का ही परीक्षण है और आपके स्वयं का आत्म परीक्षण भी है। 24 में डी होगा, कपास हमारा यहाँ स्थानीय शब्द है, बाकी सब बाहर के शब्द हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? बोलिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण सब के सब किस में है? प्रश्न संख्या 25, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन से हैं? बोलो। प्रश्न संख्या 25 देखिए, सबसे पहले कौन देता है? सबसे पहले कौन देता है? 25 में सबसे पहले योगेश, फिर रघुवीर, फिर स्वाति और फिर ये कृति, पायल, ताजमहल और हिमालय दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है। अब यहाँ मनुष्य जातिवाचक आ गया, चांदी जातिवाचक आ गई और नौकरी में तो भाववाचक होते हैं। हाँ, ध्यान रखना, ये प्रश्न आया हुआ भी है, यहाँ विद्यार्थी त्रुटि कर देते हैं। नौकरी शब्द जो है ना, नौकरी शब्द ये जो है ना भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आपको एक तरीका बताया था हमने कक्षा में भाववाचक संज्ञा को पहचान करने का और विशेषण की पहचान करने का। खैर, आप बताइए कौन क्या होगा? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा होगा? सीधी सीधी यदि भाववाचक की परिभाषा को भी आप यहाँ अप्लाई करेंगे तो उत्तर सही आ जाएगा। है किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था, अवस्था शेषव अवस्था का नाम है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अरे भाई, बूढ़ा तो विशेषण है, मीठा भी विशेषण है, लोहा जातिवाचक संज्ञा है, तो शेषव क्या हो गई? भाववाचक। केवल हमें उत्तर ही नहीं पहचानना, बाकी 3 की चर्चा भी करनी है। तो 26 में सी, उसके लिए आपका उत्तर एकदम सही रहा, साधु साधु। प्रश्न संख्या 27, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, मतलब यहाँ भाववाचक संज्ञाएं दे रखी है 4, उनमें से ऐसी कौन सी भाववाचक संज्ञा है जो सर्वनाम शब्द से बनी है? बताइए, तुरंत बताइए। सर्वनाम से कौन सी बनी है? 27 नंबर। पूजा कह रही गंगानगर में भी बारिश हो रही। अरे रात को यहां भी बड़ा तेज अंधड़ था, बारिश तो नहीं हुई, ठीक है। प्रश्न संख्या 27, क्या बात है, बहुत से विद्यार्थियों ने सही उत्तर दे दिया। अपनत्व है। अरे भाई, अपनत्व शब्द अपना से बना है, पशुत्व तो पशु से बना है, वीरत्व वीर से बना है और चढ़ाई चढ़ना से बना है, तो ये तो क्रिया से बना है। ये दोनों जातिवाचक संज्ञाओं से बनी, पशु जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। वीर को आप विशेषण भी मान सकते हैं, ठीक है। और भाई वीर जवान,
ठीक है। और अपनत्व अपना सर्वनाम है, तो सर्वनाम से ही भाववाचक संज्ञा बनी है। और विशेषण को भी जब मैं ये भी कहूँ, यहाँ एक बात और कहूँ, विशेषण को जब बहुवचन में प्रयोग लेते हैं तो प्राय जातिवाचक संज्ञा का ही बोध कराता। वीर आ रहे, ठीक है, जैसे बूढ़ा है, बूढ़ा विशेषण है, लेकिन बूढ़ों को प्रणाम करनी चाहिए, ठीक है, तो बूढ़ों को यहाँ ये जातिवाचक संज्ञा का बोध करा देगा। खैर आगे बढ़ते हैं। जो पढ़ेगा सो पास होगा, ये बात मैं आपको भी कह रहा हूं, देवी देवताओं सब सुनो, जो पढ़ेगा सो पास होगा। खैर इसके उत्तर की प्रतीक्षा करने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे इतना भरोसा भी है आप पर, इसमें संबंधवाचक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण का प्रकार नहीं है, बड़ा सरल प्रश्न है, 4 विकल्प दे रखे हैं, इन चारों में से विशेषण का प्रकार कौन सा नहीं है, मतलब 3 तो विशेषण के भेद हैं और 1 विशेषण का भेद नहीं है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कोई प्रश्नवाचक विशेषण नहीं होता है, तो उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, बी। भाई गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक, ये 4 भेद होते हैं, मुख्य भेद, ठीक है। प्रश्नवाचक तो सर्वनाम होता, विशेषण नहीं होता, तो 29 में सी। क्या बात है, साधु साधु, सी नहीं महाराज, बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे देखिए, प्रश्न संख्या 30, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया। अब देखिए, यहां हो सकता है एसआई वालों को तो देना ही है, क्रिया आपके पाठ्यक्रम में है, लेकिन हो सकता है रीट के कई विद्यार्थी यहां से सोचे कि ये क्रिया तो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, ठीक है, तो वो ध्यान देना, सहकर्मक और अकर्मक का मतलब इतना ही है किस वाक्य में कर्म का प्रयोग हुआ है और किस में नहीं हुआ। कर्म, ठीक है, तो आप जब तत्पुरुष समास पढ़ते हैं तो कर्म तत्पुरुष पढ़ते हैं, तो कर्म की पहचान आपको होनी चाहिए। कारक संबंधी त्रुटि वाक्य शुद्धि के अंदर भी कई बार पूछ ली जाती है, और चलो छोड़िए, संस्कृत भाषा में कर्म कारक सबने पढ़ रखा है, ठीक है, तो जिसमें कर्म है वो सहकर्मक है, जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक है। और मैं इसकी कक्षा में बड़ी सरल ट्रिक दी थी मैंने एसआई वालों को पढ़ाते समय। अब आपको ट्रिक नहीं दूंगा, जो रीट के हैं वो भी हल करें, एसआई वाले तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन रीट वाले भी हल करें। अकर्मक, जिस वाक्य में कर्म नहीं है वो अकर्मक होगा। थोड़ा सा मस्तिष्क लगाइए, ठीक है, बताइए कर्म किस में नहीं है। इन 4 वाक्यों में कर्म कारक का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ, ठीक है, बोलो। ए में सही बात, पक्षी आकाश में उड़ रहा है, इसमें किसी कर्म का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। आपको क्रिया को पहचानने का आज एक मैं बड़ा सुंदर तरीका बताता हूं, 1 ही मिनट ध्यान रख देना। आपको इतना सा काम करना, आपको वाक्य में कर्ता को पहचानना है। कर्ता को पहचान सकते हैं ना, पहचानना है, और पहचान करके वाक्य में कर्ता को काट देना, क्रॉस कर देना, भले पेपर हो वहां भी कर देना, ठीक है। फिर आपको क्रिया की पहचान करनी है और उसको रेखांकित करना है। हाँ, इसमें जो प्रश्न आता है ना वो ऐसा घुमा करके दिया जाता है, गलत हो जाता है। फिर आपको क्रिया से 3 प्रश्न पूछने हैं, क्या, किसे, किसको, ये 3 प्रश्न आपको क्रिया से पूछने हैं। सुनिए, यदि उत्तर आए तो क्रिया सहकर्मक होगी, और यदि उत्तर न आए तो क्रिया अकर्मक होगी। हम इस ट्रिक को अप्लाई करके देखते हैं इन 4 वाक्यों के अंदर, देखना आप, ठीक है। राम ने श्याम को पुस्तक दी, ठीक है, कर्ता कौन है, राम, क्रिया क्या है, दी, क्या दी, पुस्तक दी, किसको दी, श्याम को, मतलब इनमें तो कर्म उपस्थित है तो क्रिया सहकर्मक हो गई। ध्यानपूर्वक देखना, ठीक है। राधा गाना गा रही है, कर्ता कौन है, राधा, क्रिया क्या है, गा रही है, भाई कर्ता को काटो, क्रिया को रेखांकित करो। अब क्रिया से 3 प्रश्न करो, क्या, किसे, किसको, क्या गा रही है, गाना, तो ये क्रिया भी क्या हो गई, सहकर्मक हो गई, कर्म उपस्थित है। ये वाक्य देखो, मोहन दूध पी रहा है, कर्ता कौन, मोहन, क्रिया क्या है, पी रहा है, क्या पी रहा है, दूध पी रहा है, तो कर्म उपस्थित है, तो तीनों क्रियाएं सहकर्मक हो गई। अब ऊपर वाला वाक्य देखिए, कक्षा में जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो समझ जाएंगे, जिन नहीं पढ़ रहा उनको थोड़ा सा गड़बड़ होगा। पक्षी आकाश में उड़ रहा है, कर्ता कौन, पक्षी, कर्ता कौन, पक्षी, क्रिया क्या है, उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, कोई उत्तर है शेष, नहीं, तो क्रिया क्या हो गई, अकर्मक। अब कई विद्यार्थी जो पहली बार देख रहे हैं वो बोल रहे हैं क्या उड़ रहा है, कि गुरुजी पक्षी उड़ रहा है, पक्षी को काटा जा चुका है, वो तो कर्ता है, हमें कर्म ढूंढना है, और इसमें कर्म नहीं है, इसलिए ये अकर्मक हो गया। तो बड़ा सीधा सीधा तरीका है, बड़ा सीधा, कोई प्रश्न आ जाए दुनिया का कभी गलत नहीं होगा। इतना सा ध्यान, कर्ता को काटो, क्रिया को रेखांकित करो और क्रिया से प्रश्न करो, क्या, किसे, किसको, यदि उत्तर आए तो सहकर्मक और न आए तो
अकर्मक। आगे वाले प्रश्नों में इसका प्रयोग करके देखना, आप मजा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आहिल बाबू, धन्यवाद। आपका सब स्नेह और ये जो सम्मान आप देते हो इसको पाकर के हम कृतार्थ हो जाते हैं। ठीक है, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? नाम से ही पता चल रहा किस वाक्य में द्विकर्मक है। ऐसा वाक्य जिसमें दो कर्म का प्रयोग हुआ है। तो जो रीट वाले हैं उनको याद दिला दो, वो भाग नहीं सकते यहां से ये कह करके कि गुरुजी हमारे ये नहीं है। आपके संस्कृत में कारक है, कर्म कारक है, आपके हिंदी में कर्म तत्पुरुष समास है, और आपके संस्कृत में जब आप पढ़ते हो द्विक कर्म कारक तो वहां 16 धातुएं आती है अकथितंच सूत्र के साथ। दु है याच पच दंड रुद्र प्रच्छ जी जी ब्रू शास मथ मुछ कृष नी रीव आती है ना, जिनमें दो कर्म आते हैं। ठीक है, हाँ आई नो वैदिका नहीं है, रीटेबल फर्स्ट में क्रिया डायरेक्टली नहीं है, लेकिन कर्म की पहचान करनी है और ये सामान्य सा विषय है। बताइए द्विकर्मक किस में है? द्विकर्मक क्रिया इसमें होगी डी में। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। कर्ता को काटो, क्रिया को रेखांकित करो, क्या पढ़ाता? हिंदी। किसको पढ़ाता? छात्रों को। दो कर्म उपस्थित है, द्विकर्मक हो गए। बाकी सब में एक एक कर्म है। नीतू खाना बना रही, क्या बना रही है? खाना। ठीक है, दो छात्र मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, अभी राजू बहुत देर से बिस्तर पर लेटा हुआ, ये तो अकर्मक भी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें दो है सीधा सीधा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? पूर्वकालिक मतलब जो क्रिया पहले संपन्न हो गई। पूर्वकालिक क्रिया किसको कहते हैं? मान लीजिए कोई कर्ता है, कर्ता ने एक क्रिया की और उस क्रिया को संपन्न करने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया की, तो उसकी जो पहले वाली क्रिया है वो पूर्वकालिक कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें पूर्वकालिक कौन सी होगी? बी। महेश दूध पीकर सो गया। महेश ने पहले दूध पिया फिर सो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया कौन होगी? पीकर। ये दो तीन प्रश्न है क्रिया के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। भारत ने लड़ाई लड़ी प्रयोग के आधार पर क्रिया का कौन सा प्रकार है? भारत ने लड़ाई लड़ी, यहां ये जो लड़ी क्रिया है इसको क्या नाम दिया जाएगा? तो यहां मैं तुरंत बता देता हूं, सजातीय क्रिया। जिस कर्म से जब क्रिया का निर्माण होता है तो क्रिया सजातीय कहलाती है। यहाँ कर्म और क्रिया दोनों एक ही जाति के हैं। यदि सामान्य भाषा में कहूं तो यहाँ क्रिया कौन सी होगी? सजातीय क्रिया होगी। आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? यहां थोड़ा सा आप मस्तिष्क लगाओ और मैं चाहूंगा आप ये उत्तर दो। रीट वाले भी दो, पटवार वाले भी दो। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? बताइए। और जो मैंने ट्रिक बताई उसको अप्लाई करके देखिए, अप्लाई करके देखिए किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। सुधांशु बाबू रीट एग्जाम देखो कल परसों ही बयान आया है सरकार की तरफ से, जल्दी ही होगी। आप तो पढ़ते रहिए। जहां तक मेरा मानना है अक्टूबर सितंबर लास्ट या अक्टूबर आरंभ के अंदर संभावनाएं बन सकती है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो इसका उत्तर होगा डी। कर्ता को काटो, बालक क्रिया क्या सुना रहा था? क्या सुना रहा था? गाना। तो ये सहकर्मक है, बाकी की सब अकर्मक है। बाकी सब की सब क्या है? अकर्मक है। चेक कर सकते हो। घोड़ा दौड़ रहा था, क्या दौड़ रहा था? कोई उत्तर नहीं। क्या रो रहा था? कोई उत्तर नहीं। क्या चल रहे थे? कोई उत्तर नहीं। वो ट्रिक अप्लाई करोगे उत्तर आ जाएगा सीधा सीधा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36। अब ध्यान दीजिए, अब रीट वाले भी जुड़ जाइए वापस। क्रिया तो नहीं था लेकिन ये तो है। निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? 4 विकल्प और बड़ा अच्छा प्रश्न, आपको जोर भी आएगा थोड़ा सा। बोलिए, इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? बोलो मीना, क्या प्रश्न है आपका? निम्न में से विकारी शब्द कौन सा? प्रतिदिन, आसपास, इस तरह, माधुर्य, इन चारों में से विकारी शब्द कौन सा है? क्या बात है राजू, जिंदाबाद। 35 नंबर प्रश्न में उत्तर क्या होगा? डी। सूर्या, पवन कुमार, आहिल का उत्तर एकदम सही आया है, माधुर्य। अरे माधुर्य तो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है तो ये विकारी शब्द है भाई। विकारी और अविकारी
तो विकारी कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी होते हैं। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक अविकारी होते हैं। तो माधुर्य में भाववाचक संज्ञा है तो ये विकारी शब्द हो गया, ये बाकी सब के सब अविकारी हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36, किस समूह में सभी रीति बोधक क्रिया विशेषण है? मतलब 4 विकल्प दे रखे हैं, इन चारों में से कौन से विकल्प में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? सभी के सभी बोलिए। प्रश्न संख्या 36, रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसमें है? 3-3 के युग्म दे रखे हैं, उनमें से सब में रीतिवाचक किसमें है बताइए। मीना पूछ रहे हैं कि सर आपने दाढ़ी क्यों बढ़ाई है? ये तो कोई सिलेबस का प्रश्न तो नहीं है भाई साहब। तो अभी लॉकडाउन में बाहर कहाँ जाएं? अद्भुत। अभी कहाँ जाएं? बोलो, किस समूह में सभी रीति बोधक क्रिया विशेषण है बताइए। ए, क्या बात है, साधु 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 साधु। ए, सहसा धीरे धीरे अचानक, सबके सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या बात है, मजा आ गया, एकदम सही उत्तर। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से निपात नहीं है बताइए। निम्न में से निपात नहीं है, निम्न में से निपात नहीं है, बोलो। निम्न में से निपात नहीं है, बोलो। निपात वो जो हमेशा एक जैसे प्रयोग होते, जिनके स्वरूप में बदलाव नहीं होता। ठीक है, तृप्ति पूछ रही कि सर प्रत्यय और संधि में अलग करते हैं तो कैसे पहचाने? प्रत्यय और संधि तो दोनों अलग अलग विधाएं हैं, आप किसी उदाहरण से पूछिए फिर हम बताते हैं। रीति बोधक का मतलब जो क्रिया की परंपरा को, क्रिया की शैली को, क्रिया के तरीके को, क्रिया के ढंग को प्रकट करे। इसमें सी उत्तर आएगा पर। क्या बात है, वाह, क्योंकि पर तो समुच्चय बोधक में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कमल का पर्यायवाची शब्द आ गए आज बहुत दिनों के बाद। क्या बात है, हैं? निम्नलिखित में कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताइए। ये काले की बहु शांति कहां से आई? अरे क्या क्या नाम रखते हो आप भी, हैं? टेस्ट कहां पे दूं? ब्रह्मानंद बाबू कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके एक बार आप उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, दीपक पूछ रहे हैं कि सर ये, अच्छा वो निपात वाला। अरे जैसे दीपक आया पर मैं नहीं गया, तो पर तो यहां वाक्यों को जोड़ने के काम आ रहा है। ठीक है ना। पारावत, जी एकदम सही उत्तर, पारावत। पारावत कमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी पुंडरीक, राजीव, इंदिवर तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। तो फिर जब आपने कह दिया पारावत कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो मेरा प्रश्न ये रहेगा बंधुजनों कि पारावत किसका पर्यायवाची है बताओ। पारावत किसका पर्यायवाची है बोलो। अगला प्रश्न, पारावत किसका पर्यायवाची? ये उत्तर दो, तब तक मैं अगले प्रश्न में प्रवेश करता हूं। अगला प्रश्न है, किस शब्द समूह के सभी शब्द हाथी के पर्यायवाची हैं? ठीक है, पहले मुझे बताओ पारावत किसका पर्यायवाची है? कबूतर का। राजू ने एकदम सही उत्तर दिया, कबूतर का। बेटा सब जो है ना ध्यान रखें प्रश्नों की ओर, प्रश्नों से इतर कोई चर्चा ना हो। अब बताइए हाथी के सभी पर्यायवाची कौन से? अब यहाँ 8 पर्यायवाची दे दिए और सब में तकरीबन एक एक जो है ना प्राय हाथी के भी हैं, कईयों में नहीं भी हैं, लेकिन दोनों हाथी के किस में हैं ये बताइए। पारावत हाथी का नहीं है पार्थ, पारावत जो है कबूतर का पर्यायवाची है। कबूतर, कपोत, बताओ हाथी का पर्यायवाची। ये देखो कईयों ने गलत कर दिया, ए दे दिया प्रारंभ में और गलत हो गया। कुरंग हरिण होता है, हाथी नहीं होता है, गलत हो गया। व्याल और उरग दोनों सर्प के होते हैं। शार्दूल शेर होता है, ऐसे पहचान हो गई। तो सी, इसका उत्तर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी होगा।
कुरंग नहीं होता, हाथी कुंजर होता है। महानुभावों 2 मिनट पहले ही मैंने बोला था, कुंजर हाथी होता है, कुरंग हरिण होता है। ध्यान रखो, ऐसे गलतियां मत करो यार। हैं, आपने ए कर दिया थोड़ी देर पहले, इसी कक्षा में मैंने बोला है, ठीक है, उसके उपरांत भी गलती कर दी, ठीक है। इधर देखो, रात का पर्यायवाची है, प्रश्न संख्या 40, रात का पर्यायवाची कौन सा है। अब आपने एक नोट किया, 39 नंबर प्रश्न जो है ना 70% 80% का गलत हो गया। अब ऐसे ही प्रश्न जो है ना मेरिट का निर्धारण करते हैं। रात का पर्यायवाची कौन सा होगा, बोलो। ऐसा ही वालों, रीट वालों, पटवार वालों, पर्यायवाची तो सबके ही है, और आरएस में भी है पर्यायवाची। तो कैसे याद करें तृप्ति, इतना वक्त मिला है आपको, उसके उपरांत भी यही पूछ रहे हो कितना। दिल्ली के 5-5 भी याद करते ना तो अब तक तो सब कुछ याद हो जाता, ठीक है। रात का पर्यायवाची है विभावरी, रजनी, यामिनी, राका, शर्वरी, सब ये रात के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। ये एक बच्ची जो है वो अपनी मर्यादाओं का अतिक्रमण कर रही है, उनको भान रहे ये हमारी कक्षा है, यहाँ ऐसा कोई अलाउ नहीं होगा, बेवजह की बातें, केवल प्रश्नों के उत्तर ही, अन्यथा फिर तो ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आप अच्छे बच्चे हो। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। यहाँ 4 युग्म दे रखे हैं, इन चारों में से सभी शब्द एक ही के पर्यायवाची किस में है, देख लीजिए तुरंत। आप दीजिए उत्तर, मैं नहीं दूंगा। तो एक प्रश्न में 16 प्रश्न हो गए, 12 प्रश्न हो गए, 3-3 के युग्म है। बोलो, बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम कब होगा, सुनीता भाई साहब पूछ रहे। भाई साहब एक कल तक शायद 12वीं का डिसीजन होगा, केंद्र सरकार को वक्त दिया सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का, उसके बाद दिशा और दशा तय होगी, ठीक है। क्या बात है, काले की बहुत शांति कह रही है कि सर मेरा राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो गया, जयपुर और आरएसी धौलपुर 2 जगह से। साधु साधु, तब तो काजू कतली बनती है भाई, ठीक है। इसमें उत्तर बता रहे हैं कुछ बच्चे, डी एकदम सही। तरंग, ऊर्मी और वीची तीनों लहर के पर्यायवाची हैं, हिलोर के पर्यायवाची हैं। मेघ तो बादल आ गया, लेकिन जलज कमल आ गया, अवनी पृथ्वी आ गया, और चंद्रमा शशि, लेकिन भास्कर सूर्य आ गया। तो सही क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, बोलो। यहां विलोम शब्द के 4 जोड़े दे रखे हैं, कौन सा गलत कौन सा है ये बताना आपको। बोलो, गलत कौन सा है ये बताना है। बोलिए बंधुजन, बोलिए गलत कौन सा है। प्रश्न संख्या 42 बी योगेश ने सबसे पहले दिया है, क्या बात है, ठीक है। नश्वर और क्षणिक तो एक ही बात है। नश्वर माने जो स्थायी ना हो, जो नष्ट होता हो, क्षणिक माने जो क्षण भर के लिए हो, तो ये तो समानार्थी से शब्द हो गए, ठीक है। नश्वर का विलोम जो होता है ना वो शाश्वत होता है, शाश्वत होता है, ठीक है। बाकी सही थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है। अब साहब यहां उल्टा पूछ लिया, यहां 3 तो गलत है, 1 सही है, तो बताइए कौन सा सही है, तुरंत बताइए सही कौन सा है। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आप कक्षाएं तकरीबन डेली ही चलेंगी जी। सूरज, आहिल, पार्थ, अमन, खुश रहिए। पवन कुमार, डॉक्टर पवन कुमार, साधु साधु, खुश रहिए। 43 में सी, ये 43 होता है वैसे, इसका शुद्ध उच्चारण अपन बोल देते हैं 43 देशी भाषा में 43 बोला करो। आमिष और निरामिष। आमिष मानी वह वो भोजन जिसमें मांस मिला हुआ हो, निरामिष जिसमें मांस ना हो, ये सही है। बाकी घोष और सहघोष तो एक ही बात है। और धर्म का विलोम अधर्म होता है, या अधम लिखा हुआ है,
ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अतिवृष्टि और ओलावृष्टि, ये भी अतिवृष्टि मानी अधिक बारिश होना, ओलावृष्टि मानी ओले गिरना। लेकिन आमिष जिसमें मांस हो, निरामिष जिसमें मांस नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विलोम युग्म गलत है? 3 सही है और 1 गलत है, बताइए कौन सा है? तुरंत बताइए। प्रश्न संख्या 44, बताइए कौन सा विलोम युग्म गलत है? उत्तर दीजिए। हमेश और निरामिष का अलग अलग अर्थ है डीके बाबू, अभी तो बताया। अंकिता, हमारी कक्षा तकरीबन 7 बजे ही रहेगी, ठीक है। हाँ, यहां उत्तर सही दिया योगेश, केवल, तनु, स्वाति, सुमन, पूजा, अंकिता। अभाव और पराभव ये गलत है। बाकी तो सब पाश्चात्य, पश्चिम, पौर्वात्य, पूर्व, समष्टि, समस्त, व्यष्टि, व्यक्तिगत, स्वतंत्र, परतंत्र, ठीक है। अभाव मानी तो कुछ नहीं होना, पराभव मानी तो पराजय होता है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर डी होगा। आगे देखिए, निर्जर और निर्झर शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ युग्म होगा। इनको बोलते समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द, जिनके उच्चारण में समान प्रतीति होती है लेकिन अर्थ में भिन्नता का दर्शन होता है। तो यह निर्जर और निर्झर का अर्थ क्या होगा? इनमें से सही विकल्प कौन सा है? प्रश्न संख्या 45, बताइए। 45, निर्जर और निर्झर शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 45, बोलिए। ध्यान पूर्वक करो बेटा, गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो, सही करो। कईयों ने गलत कर दिया, कई सही उत्तर दे रहे। ए होगा निर्जर मानी देवता, जिस जर 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 जरा 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 वृद्धावस्था, जिसके वृद्धावस्था नहीं आए, निर्जर देवता। और निर्झर झरना, रस निर्झर के जल से अभिषेक करूं, छंदों का मधुर संगीत बजे मां, अनुप्रास के पुष्पों से हार सजाऊं, तेरे आशीष के घृत से यह दीप जले मां, भावों की वीणा के तारों को छेड़ूं, एक ही सुर हो ऐसा वर दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, श्वासों में वंदे मातरम भर दे, हे वीणा वादिनी वर दे। तो आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज कई दिनों के बाद कक्षा है तो माँ सरस्वती को प्रणाम करके अब 5-7 मिनट में कक्षा को अपन फ्री करते हैं, ठीक है। मात्र 5-7 मिनट का आज 50 प्रश्न ही लेंगे अपन। इधर देखिए, अर्थवेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? बताइए कौन सा जोड़ा सही है जिसमें अर्थ सही लिखे गए हैं, सही क्रम में लिखे गए हैं। देखिएगा, अनल, अनिल, अनल मानी तो आग होता है, यहां हवा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, गलत हो गया। आभरण, आभरण मानी तो आभूषण होता है, आवरण मानी पर्दा होता है, यहां भी उल्टा लिख दिया। उत्पल मानी कमल होता है, उपल मानी पत्थर होता है, ये सही लिख दिया। और चिर मानी सदैव होता और चीर मानी कपड़ा होता है, इसको भी उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो प्रश्न तो एक है लेकिन 8 शब्द तैयार हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कई विद्यार्थी पूछ रहे हैं कक्षाएं डेली होगी कि? अरे तो पहले ही स्ट्रीम लग जाती है, यूट्यूब आपके पास पता रहता है बेटा। ये भी कोई पूछ, तकरीबन अब डेली रहेगी, मैं कह चुका हूं, है ना। अब जो चल रही है उसका आनंद लो अभी तो। हाँ, अरे यूट्यूब पे स्ट्रीम पहले ही लगा देते हैं, जिसकी कक्षा होनी होती है तकरीबन 12 घंटे पहले स्ट्रीम लग जाती है, तो आपको पता चल जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता होगा, चेक कर लिया करो दिन में 2-3 बार सर्च करके कलाम अकेडमी, ठीक है। पायस और पावस शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ युग्म क्या होगा? पायस और पावस, बोलो सही कौन सा होगा? पायस और पावस का सही टुकड़ा अर्थ सॉरी क्या होगा, बताइए। बोलो सही क्या होगा? हाँ, पायस मानी तो खीर होता है, पावस मानी वर्षा, ये पावस ऋतु है, ठीक है, और जो अभी आने वाली है। इधर देखो, वह जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मृत्यु को जो जीतने वाला है उसका नाम क्या होगा, उसको क्या कहेंगे? देखो, वह जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। ए,
अरे बावड़ो, गलती मत किया करो। मरणासन्न मानी तो होता है मृत्यु के निकट, बस इतना ही माथा लगाते हो है। यूज योर पर्सनल माथा। पागलों, गलती क्या, मरणासन, मृत्यु देखा, यहाँ मरण देखा का उत्तर कर दो। ए बावड़ो, मरणासन का मतलब तो होता है मृत्यु के निकट। पूछा क्या गया, मृत्यु के विजेता की बात, मृत्युंजय। लेकिन चौथे विकल्प तक कौन जाए महानुभाव, यही मरण। अच्छा मृत्यु, अच्छा यही होगा, लगा दो। ऐसे मत करो, है मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला भगवान शंकर के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। रचना की दृष्टिकोण से अलुक तत्पुरुष समास और अर्थ के दृष्टिकोण से बहुब्रीहि समास। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षेममृतात्। इधर देखिए, पलकों को बिना गिराए के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। पलकों को बिना गिराए, एक टक देखना, उसके लिए कौन सा शब्द काम में आएगा बताइए। पलकों को बिना गिराए के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, बोलो। पलकों को बिना गिराए, एनिमेश। क्या होगा, एनिमेश। एनिमेश भी आता है, निर्निमेश भी आता है। निमेश मानी पलक, ठीक है, पलकों को बिना गिराए, निमी। निम्न में से वाक्यांश का सार्थक शब्द गलत कौन सा है। 3 सही है और 1 गलत है, बोलो कौन सा होगा। 3 सही है और 1 गलत। वह जिसने व्याकरण का पूरा ज्ञान हो, व्याकरण। वह जिसे पार करना कठिन हो, दुस्तर। वह जो किए गए का उपकार माने, कृतघ्न। छूत से फैलने वाला रोग, संक्रामक। 4 विकल्प, इसमें गलत कौन होगा, बोलो। 4 है, इनमें से गलत कौन सा होगा। बोलिए प्रभु। तुरंत 50 में सी जी। वह जो किए गए का उपकार माने, उसको कृतज्ञ कहते हैं। उपकार मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, उपकार न मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। उपकार, एहसान मानने वाले को एहसानमंद कहते हैं, न मानने वाले को एहसान फरामोश कहते हैं। एहसान मानने वाले को नमक हलाल कहते हैं और न मानने वाले को नमक हराम कहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और कर लेते हैं, 51 प्रश्न कर लेते हैं। 51 प्रश्न। जीतने और दमन करने की इच्छा, जीवन जीने की इच्छा। इस प्रश्न को मैं चेंज कर देता हूं क्योंकि यहां 2 भाव आ गए। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, जीवन जीने की इच्छा। जीवन जीने की उत्कट भाव, उसका तो जीजी विसा। ये प्रश्न क्या है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो ये प्रश्न क्या है ध्यान में नहीं आ रहा। ठीक है, देखो यदि यहां जीवन जीने का भाव आता तो हम जिजीविषा कर देते, और यदि यहां जीतने की इच्छा आती तो हम जिगीषा कर देते। यदि जानने की इच्छा, ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा गलत जो है ना टाइप हुआ है। ठीक है, और जिगीषा जीतने की इच्छा और जिजीविषा जीवन जीने की इच्छा। तो ये जैसा भी हुआ होगा मूल प्रश्न पत्र में, उसके अनुसार आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो हमने कुछ प्रश्न देखे हैं जनाब, और इसके 100 प्रश्न हैं। 50 कल देखेंगे। काफ़ी वक्त हो गया है, तकरीबन 75 मिनट हो गए हैं, 1.25 घंटा हो गया है। ठीक है, इसी के साथ हम आज की कक्षा को विराम देंगे। आप तय समय पर पहुंचा करो। अब आलस्य छोड़िए, आलस्य माँ करूँ, प्रमादम माँ करूँ, प्रमाद को त्यागिए, उठिए, उत्तिष्ठ, जागृत, खड़े होइए और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुकिए। स्वामी जी हमेशा कहा करते थे, अब जो है ना आगे बढ़ना है, हमें जीतना है। ये जीतने की इच्छा जो जिगीषा है वो हम में होनी चाहिए। इस नैराश्य के माहौल में भी जिजीविषा का अद्भुत भाव हम सब में होना चाहिए। इसी भाव को जीवंत करते हुए संस्थान इस विपरीत परिस्थिति में भी घर से निकलते हैं तो भय भी लगता है, घर वालों के चेहरे पर भी एक चिंता का भाव होता है, लेकिन आप सब मुस्कुराते रहो। आप सब की दुआएं हमारी कवच बन के रक्षा करती। मैं हमेशा कहा करता हूँ, आप सब मुस्कुराते रहो, हम मुस्कुराते रहें, क्योंकि हमारे मुस्कुराने की वजह आप हो। इसी के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। ओके, कल पुनः मुलाकात होगी 7 बजे। तब तक के लिए आप करिए योग, रहिए निरोग। जय हिंद।